Okay, in this lecture we will discuss hybridization and aromaticity, including the Huckel's rule. So this is a common topic. It's not related to any particular class because in every competitive exams, one or two questions are from this topic. Like JEE Main and Advanced NEET questions are asked also in IIT JAM. And in CSIR, UGC, NET and GATE also ask question from this topic. So just listen carefully at the end of the video. And it is a simple general topic. You must know hybridization and you must know aromatic character. But what is the basic concept actually? That I will explain. And you will learn something more when you go through this video very carefully. So first I will explain you hybridization, the basic funda of hybridization, and then we will apply how we apply the hybridization to find out whether the given organic compound is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. So we will start from hybridization. So first I will explain hybridization deeply, each and every thing related to hybridization, about the various orbitals participating, and then we will apply the concept of hybridization to find the compound whether it is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. So let's start with hybridization. So hybridization is, as we know, is an intermixing. Is an intermixing of atomic orbitals. Intermixing of atomic orbitals. Atomic orbital जो इंटरमिक्स करेंगे उनकी एनर्जी अलग होगी, having different energy and shape to form equal number of hybridized orbital. Having same energy and shape. ये डेफिनेशन आप 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इस इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, जिनकी एनर्जी अलग है, उनकी शेप भी अलग है, और जब वो इंटरमिक्स होते हैं तब नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये चीज आप बेसिक है, आपको ये भी पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने इंटरमिक्स करेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी उतने ही बनेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स will be always equal to number of hybridized orbital. तो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे। तो जैसे अब मैं ले लेता हूं, यहाँ हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं s, p, p and p, one s orbital and 3 p orbital. So when they intermix, so generally three type of hybridization is possible. First hybridization is sp3. If the hybridization is sp3, then number of hybridized orbital, this hybridized orbital को मैं HO लिख लेता हूँ, तो there will be 4 hybridized orbital.
sp3 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 sp3. It means there will be no p orbital. अगर उसके पास p ऑर्बिटल नहीं होगा इसका मतलब वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा, उसके बॉन्ड जो है वो सिग्मा होंगे। दूसरा है हमारे पास sp2। अगर एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एक s और दो p ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक p जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे? 3, sp2 sp2 sp2। और इसके पास एक जो है वो p ऑर्बिटल रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके पास एक p ऑर्बिटल होगा। इट मींस ये जो एटम जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी वो एक पाई बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, वो दूसरे एटम के साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बना सकता है। तीसरा जो हमारे पास आएगा वो है हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p इन्वॉल्व होगा, तो ये दोनों p तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या रहेगा? sp sp, ये p और ये p। तो अब इसके पास दो p ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया। तो इट मींस जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी वो दो पाई बॉन्ड बना सकता है, दो डबल बॉन्ड वो बना सकता है आफ्टर फॉर्मिंग दी सिग्मा बॉन्ड। तो ये बेसिक है, आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 के बारे में। +1 11 से आप पढ़ते आए हो, बीएससी में भी पढ़ते हो, एमएससी में भी है। तो ये एक बेसिक थिंग है कि कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही होंगे जितने आपके हाइब्रिडाइज। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 4 चारों ही पार्टिसिपेट कर ले तो आपके पास जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो भी 1 2 3 और 4 बनेंगे। अगर 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 बनेंगे। तो ये बेसिक हो गया। अभी कुछ जनरल मेथड्स हैं कि हम हाइब्रिडाइजेशन एटम की कैसे फाइंड करते हैं। तो उसमें काफी मेथड हैं, जैसे कि किसी एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करें, लेकिन जो बेसिक मेथड हम अप्लाई करते हैं वो है कि आपका सिग्मा बॉन्ड, जैसे जनरल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन of hybridization। बेसिक मेथड जो है वो है, हमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे फाइंड करेंगे। उसमें होता है कि जिस एटम की हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं, जिससे हम डिटरमिन कर रहे हैं, उसके पास उसके कितने बॉन्ड जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड है, या उसके कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्लस उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम लिख लेते हैं। सेंट्रल एटम मीन जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सपोज 2 आ जाते हैं तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगी sp। अगर आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 आ जाते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। अगर आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 हो जाएंगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। जैसे कुछ बहुत ही बेसिक एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं मीथेन। अब इस मीथेन में हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। लोन पेयर इसमें है नहीं कोई, तो ये आ गया 4।
तो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 आ गया। इसका मतलब है इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, sp3। बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल मेथड है हाइब्रिडाइजेशन का। दूसरी एग्जांपल में मैं लेता हूं अमोनिया। अब इस अमोनिया में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सिग्मा 3। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके और एक है लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मींस यहाँ पे कौन सा है, नाइट्रोजन। तो आपके टोटल जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हो जाएंगे 4। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की हो जाएगी sp3। तीसरी एग्जांपल वाटर की लें, HOH। तो इस केस में भी हम ऑक्सीजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकालेंगे। ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड है 2, लोन पेयर है 2, ये भी 4 हो जाता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। तो इस तरीके से, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं BH3 की, H H H। अब BH3 में हमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो बोरोन के पास 3 है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड और 0 उसके पास लोन पेयर, तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। तो ऐसे हम इस मेथड से बड़ी आसानी से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल लेते हैं। एक दो एग्जांपल और लूंगा इसकी। जैसे नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसमें ये है CHHC पॉजिटिव। अब इस केस में कार्बन के पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है लोन पेयर उसके पास नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है ये। तो 3 + 0 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp2। और एग्जांपल है CHHH लोन पेयर, दिस इज कार्बोनाइन। तो अगर आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कार्बन के पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है आपकी sp3। वन मोर एग्जांपल आई विल टेक CHHH, ए फ्री रेडिकल की एग्जांपल ले रहा हूं। अब इस केस में क्या है कि आपके पास कार्बन है सेंट्रल एटम और इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है उसके, लेकिन लोन पेयर नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नॉट अ लोन पेयर, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे भी आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाती है। तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी कि आपको किसी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आगे नेक्स्ट मैं बताऊंगा, आगे आगे आप देखोगे कि ये रूल कहीं पे कई जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्शनल रूल होगा, मैं बताऊंगा। अब मैं बता रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। ये भी आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान से, कि आपको कोई हाइड्रोकार्बन दिया है, उसमें जितने भी कार्बन है उसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट लगाओगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसकी इक्वल हो जाती है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसकी इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ कनेक्टिंग एटम्स। कनेक्टिंग एटम्स मींस नंबर ऑफ कनेक्टिंग एटम्स। अगर नंबर ऑफ कनेक्टिंग एटम्स 2 आ जाए तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 हो गए तो sp2, 4 हो गए तो sp3। कनेक्टिंग एटम मींस चाहे वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो चाहे वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, आपने सिंपली काउंट क्या करना है कि वो एटम जिसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो उसके साथ डायरेक्टली कितने और एटम कनेक्ट हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं,
ये इथीन है सिंपल। अब इस केस में अगर आप कार्बन देखो, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टिंग एटम्स आप काउंट करो तो कितने डायरेक्टली कनेक्टिंग एटम्स हैं इसके साथ? एक, दो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, दिस 1 2 एंड दिस कार्बन। सो इस कार्बन के साथ 3 एटम अटैच हैं तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या आ जाएगी? sp2। और दूसरे कार्बन का भी सेम ही है। इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? sp2। दूसरी एग्जांपल, अगर मान लो आपको ये कंपाउंड दे दिया, अब ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें टोटल 5 कार्बन है और पांचों कार्बन की हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। सिंपली काउंट क्या करेंगे कि उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टिंग एटम्स जो हैं वो कितने हैं। तो जैसे फर्स्ट कार्बन देखें तो हाइड्रोजन कार्बन, तो इसके साथ 3 अटैच हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। सेकेंड कार्बन देखें तो इसमें, चलो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं कि जैसे चलो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 और ये 4 और ये 5। सेकेंड नंबर कार्बन कितने से डायरेक्टली अटैच है? एक हाइड्रोजन, एक 3, एक 1, 3 ही एटम है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा sp2। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला डायरेक्टली कनेक्टिंग टू 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, सो देयर आर 4 एटम तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। Fourth carbon is directly connecting to only 2 carbon. This is 1 and this is 2. So this carbon has sp। ये कार्बन भी 2 के साथ अटैच है तो this is also sp। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका एटम डायरेक्टली कितने एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो 2 के साथ डायरेक्टली, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो चाहे वो डबल बॉन्ड से अटैच हो, आप हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ये था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करें ऐसे कंपाउंड्स के अंदर, सिग्मा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और हाइड्रोकार्बन्स में हम कैसे फाइंड करें। अब इसमें एक्सेप्शन है जहां पे हमारा बेसिक मेथड जो हाइब्रिडाइजेशन का वो काम नहीं करेगा। तो वो क्या है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि बिफोर वी डिसाइड वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, वी मस्ट नो क्लियरली about everything about the hybridization. So exception में क्या आता है? एक्सेप्शन में जैसे आएगा, मान लो मैं यहां पे 2 कंपाउंड बना रहा हूं, ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड। अगर मैं पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है 1 में और 2 में, मींस दिस इज, यू कैन से इज योर कंपाउंड 1, दिस इज योर कंपाउंड 2। कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप सिंपल मेथड से नहीं निकाल पाओगे, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अलग है। कैसे लग गया? अगर आप सिंपल फार्मूला लगाते हो कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 लोन पेयर हो गए इसके, तो ये 4, तो इसकी हो गई sp3। तो वही उसमें भी वही है, उसमें भी 2 कोवलेंट बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, लेकिन इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 नहीं है, sp2 है। ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में मैं एक चीज स्टेटमेंट लिखवाऊंगा पहले, तो वो क्या है? इफ एन एटम से Z, हम उसको Z मान लेते हैं, हैज वन और मोर unpaired electrons and is attached to sp2 hybridized atom, then the
then the atom Z will also be sp2। तो अगर आपका एटम जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी। जैसे ऊपर एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर आप देखो कि ये ऑक्सीजन है हमारा Z, इसके पास लोन पेयर है दो, किस एटम के साथ अटैच है, इसके साथ, या इधर ये लगा लो, एक ही बात है। तो ये जो एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू 3 एटम्स। कौन कौन से 3? एक ये कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ऑक्सीजन हमारा Z है, तो वो एटम जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो और वो डायरेक्टली अटैच हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखो, जैसे अब मैंने ये लिख दिया, तो अब पूछ रहा हूं मैं कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो दिस कार्बन इज कनेक्टिंग टू हियर 3 हाइड्रोजन एटम्स and 1 carbon, so it is directly connecting to 4 atoms, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ओके, अब यही चीज यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपकी ये कार्बन जो है ये कार्बन अनायन हो गया, इसके साथ अब 2 हाइड्रोजन अटैच हैं इससे। तो अब ये एटम आपका कार्बन कितने डायरेक्टली अटैच कितने के साथ है, 3। तो लेकिन ये यहां पे क्या लगेगा, 3 इसने क्या बना लिए, कोवलेंट बॉन्ड, एक इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो ये 4 हो गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी आपकी, sp3। हाँ, तो अब क्या कर रहा हूं नेक्स्ट में, डबल बॉन्ड और यहां पे नेगेटिव। अब इस कार्बन में चीज यही है, देखिए इसमें भी 2 हाइड्रोजन है यहाँ, तो इसके अगर आप देखें 3 कोवलेंट बॉन्ड, एक लोन पेयर, sp3 होना चाहिए, लेकिन ये sp2 होगा। व्हाई? बिकॉज नाउ इट इज RZ, इट हैज अ लोन पेयर एंड इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये आपकी जो कार्बन है ये क्या है, sp2। तो इसका मतलब है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp2 होगी। तो ऐसी एग्जांपल आपको मिलेंगी जिसमें आपको डिसाइड करना है। तो और एग्जांपल देता हूं, फिर मैं बताऊंगा भी ऐसा क्यों है, हमें क्यों लेना है sp2। अब देखिए और एग्जांपल है, सिंगल बॉन्ड है, अमाइन है ये, दिस इज इथेन अमाइन, ये 3CH2NH2। इस नाइट्रोजन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। हाँ, लेकिन अगर ये ऐसे अटैच है डबल बॉन्ड के साथ तो हमारा एक्सेप्शन रूल हो जाता है, नाइट्रोजन लोन पेयर है और किसके साथ अटैच है, दैट इज अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसका मतलब है इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी, sp2। ऐसे ही और एग्जांपल है एक, ईथर की ले लेते हैं। अब देखिए ये 2 कंपाउंड मैंने बना दिए फिर से। आप दोनों में हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो आप इजीली आसानी से सब समझ गए कि कैसे हमें हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है। तो अब हम इस बात पे आ जाएं कि ऐसा क्यों होता है कि जिसके पास लोन पेयर है वो क्यों क्यों उसको हम sp2 लिखते हैं। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखता हूं इस स्ट्रक्चर को। तो इसमें ये हमारी स्ट्रक्चर है, ये इसको फ्यूरेन कहते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन है। तो हम सभी एलिमेंट की जितने भी इसमें एटम्स हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूरेन कहते हैं इसको। इसमें जितने भी एटम है सबकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कौन कौन से ऑर्बिटल कहाँ पे हैं। जैसे
अब देखिए, अब इस कार्बन से शुरू करते हैं। इसमें 4 कार्बन है और एक हमारा जो है वो ऑक्सीजन है। तो इस कार्बन हाइड्रोकार्बन है तो इसके साथ 1, 2 और 3 अटैच है डायरेक्टली, ऐसे देखो इसको। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इसकी भी क्या होगी, sp2। और ऑक्सीजन तो मैंने अभी बता दिया था रूल से कि ये भी sp2 होता है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तब उसमें क्या होता है, शुरू में बताया था मैंने कि 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक होता है उसमें p। ये चीज है। अब हम हर एलिमेंट के लिए ये देखेंगे इस कंपाउंड के अंदर कहां पे sp2 है और कहां पे p है। तो इसको मैं बता देता हूं। तो मीन्स 5 एटम्स हैं रिंग के अंदर और पांचों के पांचों जो है वो sp2 है। तो अभी फाइंड करना है हमें कि कहां कहां हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहां कहां बॉन्ड बना रहे हैं, कैसी कैसी ओवरलैपिंग हो रही है। देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो उसमें 1 sp2, 2 sp2, 3 sp2। तो ये बॉन्ड यहाँ पे एक में इसने एक यूज कर लिया sp2, तो एक बॉन्ड इसका इधर बन रहा है sp2, एक बॉन्ड ये कोवलेंट बन रहा है sp2, तो यहाँ पे इसका आ जाता है p। p मैंने बताया था जिसकी हाइब्रिडेशन sp2 होगी वो पाई बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास p है और p की ओवरलैपिंग साइडवाइज होगी। यही चीज इसमें होगी। इसका एक sp2 इधर, एक sp2 इधर, एक sp2 इधर और इसका p ये रहा। तो अब बॉन्ड के बारे में देखें। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है C और H के बीच में, S कौन सा ऑर्बिटल की, S की ऑर्बिटल मींस S यूज कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये sp2 और S की ओवरलैपिंग से बन रहा है। कार्बन कार्बन के बॉन्ड बीच में जो बॉन्ड बन रहा है को सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं इसको, ये बॉन्ड ये बन रहा है sp2 sp2 ओवरलैपिंग से। अंदर वाला बॉन्ड pp वो तो पाई बॉन्ड है, ऐसा इधर होगा। इसका एक sp2, इसका दूसरा sp2, इसका तीसरा sp2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3 और इसका p आ जाता है इधर। इस कार्बन का भी देखिए, एक इस साइड इसने बॉन्ड बना लिया sp2, एक नीचे बॉन्ड बना लिया sp2 और एक अंदर आ गया p और एक sp2 इधर चला गया। तो एक चीज इसमें है हाइब्रिडाइजेशन का यूज क्या है। जैसे अभी हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो किसी के साथ भी ओवरलैप कर सकते हैं, चाहे उसके सामने s ऑर्बिटल है, चाहे उसके सामने कोई हाइब्रिडाइज्ड है, चाहे उसके सामने px है, py है, pz है, कुछ भी हो। लेकिन जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल जैसे px, py, pz है, px ओवरलैप करेगा साइडवाइज और px की ओवरलैपिंग s के साथ नहीं होती, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता, ये हमने पढ़ा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम करते हैं जैसे भी बॉन्डिंग बना देते हैं, लेकिन उसी की लिमिटेशन है कि उस हाइब्रिडाइजेशन जो है रिमूव कर रही है। अब हम ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हम कह रहे हैं sp2 है, तो इसका मतलब इसके पास 1, 2, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड कहां है वो। तो ये इसने बॉन्ड बनाया तो ये इसका sp2, यहां इसने बॉन्ड बनाया तो ये इसका sp2। अब ये दो तो हो गए। अब ये जो लोन पेयर है इसमें से जो एक लोन पेयर है वो p में है, p में गया। इसका मतलब ये जो लोन पेयर है ये sp2 में है, तो इसका कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही है बात। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, दो में से जो एक लोन पेयर है वो sp2 में है और दूसरा लोन पेयर है वो p में है। तो अब p वाला जो लोन पेयर है वही पाई बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज sp2 का मतलब क्या होता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री उसकी होती है प्लेनर, लाइक दिस। तो इट मींस इसका जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो तो प्लेन में रहेगा और p ऑर्बिटल होता है 1 अबव 1 बिलो, जैसे ऐसे रिंग हो गया तो ऐसे करके p ऑर्बिटल होगा। तो इट मींस p एंड sp2 are perpendicular to each other।
सो ओनली रेजोनेंस के बारे में आपने सुना है, रेजोनेंस में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, ओनली वन लोन पेयर। तो जब हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और इसकी हम अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोली जाए तो हम ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या बन गई नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी, यहाँ पे सॉरी इसको यहाँ ले जाए, तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है ऑक्सीजन, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो नया पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बनता किससे है, पी ऑर्बिटल से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेयर है ये पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो मैंने शुरू में बताया था, अगर इस एटम के पास, अगर इस ऑक्सीजन के पास पी ऑर्बिटल है, कहां से पता चला है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड कौन बनाता है, जो ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन पी में वही डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो हमें पता चल गया कि इस ऑक्सीजन के पास पी ऑर्बिटल है। अगर इसके पास पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो ही नहीं सकती, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। तो इसी को रूल बना दिया एक्सेप्शन में कि अगर कोई एटम जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर है और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन को भी sp2 ही लेंगे। और देखिए और एग्जांपल, अब देखते हैं नेक्स्ट पायरोल में। ये पायरोल है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें भी 4 कार्बन है, चारों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो हमारा रूल यहाँ पे वैलिड हो गया। नाइट्रोजन एटम जिसके पास एक लोन पेयर है और वो डायरेक्टली अटैच है sp2 से, तो नाइट्रोजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो अगर sp2 हो गई तो इसका मतलब इसके पास, नाइट्रोजन के पास क्या है, 3 sp2 और 1 p। कहाँ है, कहाँ यूज कर रहा है ये, तो आप देखिए ध्यान से कि इसके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहाँ पे है। एक ने बॉन्ड बना लिया इस साइड, दूसरे ने बॉन्ड बना लिया इस साइड, तीसरे ने बॉन्ड बना लिया इस साइड। तो ये ऑर्बिटल किस में आ गया, p में। तो नाइट्रोजन sp2 हो गया और sp2 की जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब अगर रेजोनेंस की बात करें पायरोल की, तो पायरोल भी वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। ये लोन पेयर यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी ये हो गई NH पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड नेगेटिव। अब देखिए नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था उसने डबल बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो p में प्रेजेंट है। तो इट मींस नाइट्रोजन हैज 1 p ऑर्बिटल। और अगर नाइट्रोजन के पास एक p ऑर्बिटल है, इसका मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो जिसके पास एक p होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बेसिक, और थोड़ा सा एक्सेप्शन जो हम यूज करेंगे। यही चीज, ये जो चीज है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाउ टू फाइंड द एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपको कंपाउंड दे दिया, आप बता दो वो एरोमेटिक है या नहीं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे उसकी एप्लीकेशंस भी मैं करवाऊंगा। और उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जेईई मेन के क्वेश्चंस और IIT JAM के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, CSIR के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक के बारे में। थैंक यू।